हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। और आज के टॉपिक में हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए टू जेड जो कि एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, उस सीरीज के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए, और हमने उसमें स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग को, केमिकल रिएक्शंस को सबसे ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर के जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर किस तरह से बॉन्डिंग है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो उसी सीरीज में उन जो हमने 5 स्टेप्स स्टडी किए थे, बताए थे। नंबर 1 कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, नंबर 2 स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स कैसे हो सकती है, नंबर 3 कौन कौन से हैं इनिशिएटिंग एजेंट जिनको हम रिएजेंट्स कहेंगे, क्या है इंटरमीडिएट, जब बॉन्ड टूटेंगे तो कौन से इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि क्या है केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप। तो उन्हीं चीजों में हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो स्प्लिटिंग है वो भी सबसे पहले जरूरी होनी चाहिए। कैसे समझनी चाहिए? तो ये हो सकती है नंबर 1 होमोलिटिक, और दूसरी हो सकती है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक का मीनिंग है कि जो बॉन्ड है, सपोज दो सिमिलर एटम्स के बीच में है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सिमिलर एटम्स, तो ये जो शेयरिंग हुई है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की हुई है। और जब ये बॉन्ड टूटे तो किस तरह टूटना चाहिए कि दोनों एटम्स जो बॉन्डेड है वो अपना अपना शेयर अलग लेके चले जाए। तो ए ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे ए ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है कि दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इसको हम कहते हैं होमोलिटिक स्प्लिटिंग। अब इस होमोलिटिक स्प्लिटिंग के दौरान एक टर्म हमने यूज की थी इंटरमीडिएट्स, यानी कि ये केमिकल्स थोड़ी देर के लिए बनेंगे। तो ऐसे केमिकल्स का नाम है फ्री रेडिकल। इनका नाम है फ्री रेडिकल, जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम कहलाता है फ्री रेडिकल। यहां फ्री रेडिकल्स बनेंगे होमोलिटिक स्प्लिटिंग में। अब आती है हेट्रोलिटिक स्प्लिटिंग। हेट्रोलिटिक स्प्लिटिंग क्या है? जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड की स्प्लिटिंग कैसे हो सकती है? जैसे एग्जांपल की फॉर्म में दो डिफरेंट एटम्स है, ये एक पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कंडीशन में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट टेक्स अवे बोथ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक के पास कुछ नहीं बचता है और दूसरे वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को ही ले जाता है, उसके पास आ जाता है माइनस चार्ज। अब इनको हम कहते हैं कैटायन और एनायन। तो यहां पर बनेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिनको कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ेंगे एज कार्बोकैटायंस। अगर वो सेंट्रल एटम कार्बन से रिलेटेड है, CH3Cl। सपोज ये बॉन्ड टूटता है तो C के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये बनाएगा CH3+ एंड Cl-। तो इसको हम कहेंगे कैटायन है। ये कैटायन में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन। तो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स बनेंगे, आयंस बनेंगे। तो ये थी होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक स्प्लिटिंग। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है इनिशिएटिंग रिएजेंट्स। कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है? उनको स्टडी करने के लिए हमें लेना पड़ेगा उनके टाइप्स क्या है, वो रिएजेंट्स, और उनके नाम क्या है। सबसे पहले आते हैं, नंबर 2 पॉइंट हो चुका है, नंबर 3 है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स मतलब जो इनिशिएटिंग है, जिनके डालते के साथ ही रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो उन रिएजेंट्स के दो नाम हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स,
इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये वहां पर अटैक करेंगे जहां कहीं भी इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग, और हम ये भी कह सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले एजेंट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन को की खोज में है, इलेक्ट्रॉन के लिए कंबाइन करने के लिए आगे उनको खोजते रहते हैं उनके साथ में रिएक्शन करने के लिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये अटैक कहां करेंगे, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये उस पॉइंट पर अटैक करेंगे, या तो माइनस चार्ज वाले एटम पर अटैक करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दीज अटैक मोर होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर कहां पर होगी, जहां पर कि नेगेटिव सेंटर होगा, यहाँ पर कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर भी इनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये था इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक करेंगे ऐसी जगह पर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले। वो सेंटर हो सकता है माइनस सेंटर हो सकता है, लोन पेयर वाला सेंटर हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला। न्यूक्लियस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो सिंबल है एक सिंपल पॉजिटिव सेंटर का, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले। तो ये न्यूक्लियस पे अटैक नहीं करेंगे, बल्कि उस जगह पर करेंगे जहां पर कि या तो नेगेटिव सेंटर है, या लोन पेयर है, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। इनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिनके पास भी हैं, जैसे CH3 प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, दीज में बी पॉजिटिवली चार्ज, या तो होंगे पॉजिटिवली चार्ज नंबर वन हो सकते हैं जिनमें दीज हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8, जिनके पास 8 से इलेक्ट्रॉन कम है सेंट्रल एटम के पास, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। तो इनको एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं CH3 प्लस, H प्लस, Cl प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस। अब ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं CH3CO प्लस, जिनके पास भी प्लस चार्ज है वो सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके अलावा भी हो सकते हैं BF3 जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, AlCl3 जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है लुईस एसिड्स, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की खोज में है, और जहां इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहीं पर ये अटैक करेंगे। तो इनके पास अधिकतर ध्यान रखेंगे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे रिएजेंट्स की, वो है न्यूक्लियोफाइल्स। Nucleophiles means these are nucleus loving. Nucleus loving means इनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच है ये, these are इलेक्ट्रॉन रिच। अटैक ऐसे पॉइंट पर करेंगे जहां पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी लेस। तो ये इनके पॉइंट्स हैं जिनमें कि हम इसमें स्टडी कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मीनिंग है किसी और का इलेक्ट्रॉन भी है ले चुके हैं और इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग। ये न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे, मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। इनके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिनमें कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज जैसे कि Cl माइनस भी हो सकता है, Cl प्लस भी हो सकता है। Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस। इसी तरह से और भी ग्रुप हमारे सामने आ सकते हैं, NO2 माइनस,
जितने भी N C- ये सब जो ग्रुप है माइनस चार्ज वाले हैं। दूसरे टाइप के हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल 2 नंबर वो होंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, और वो है जैसे H2O, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। अमोनिया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अल्कोहल्स, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अमाइंस, तो ऐसे जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो सभी होंगे न्यूक्लियोफाइल्स, और ये अटैक करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स की होगी कमी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये अधिकतर कंपाउंड्स एलिफेटिक रिएक्शंस में यूज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब इनकी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइप के जो पॉइंट है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड रिएजेंट्स। अब आते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड हमने 3 टाइप के देखे थे कंपाउंड्स, जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कुछ टाइम के लिए बनते हैं और उन पे रिएक्शन होके वो रिएक्शन को आगे चलाते हैं। तो हमने अभी यहाँ स्टडी किए थे 3 तरह के, एक तो फ्री रेडिकल्स जो कि बने थे होमोलिटिक स्प्लिटिंग से, दूसरे थे कार्बोकैटायन, कार्ब कैटायन भी कह सकते हैं, कार्ब एनायन। तो ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं, इनको हम कहेंगे अब इंटरमीडिएट्स। ये बनेंगे ड्यूरिंग होमोलिटिक स्प्लिटिंग। होमोलिटिक स्प्लिटिंग के दौरान बनेंगे। ये दोनों बनेंगे हेटेरोलिटिक स्प्लिटिंग में। अब इनको हमें समझना है क्या है ये तीनों टाइप के इंटरमीडिएट। सबसे पहले हम लेंगे कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायंस क्या है? दीज आर हैविंग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड सेंट्रल एटम इज कार्बन। ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे और यहां पर कार्बन एटम का होना जरूरी है। कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एग्जांपल की फॉर्म में हम कह सकते हैं CH3+ मिथाइल कार्ब कैटायन, CH3CH2 इथाइल कार्ब कैटायन, मिथाइल, इथाइल। तो इनमें कार्बन पे सेंट्रल एटम है, कार्बन खुद, और उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये कहलाएंगे कार्बोकैटायंस। अब कार्बोकैटायंस होते हैं टाइप्स, 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, दूसरे हो सकते हैं सेकेंडरी, और थर्ड होंगे टर्शरी। प्राइमरी का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे है जिसके पास मिनिमम 2H है, प्राइमरी कार्बन है जो खुद। तो उसमें जैसे एग्जांपल है CH3। अब यहां पर ये कार्बन है प्राइमरी नेचर का, तो इस कार्ब कैटायन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्ब कैटायन। एक ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2+, ये भी है प्राइमरी कार्बोकैटायन, और इसमें हम इसको एक जनरल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं R कार्बन की चेन और CH2 पर प्लस चार्ज। तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, जिसमें एक कार्बन चेन जुड़ी होगी और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास मिनिमम 2H होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे। तो ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंडरी कार्बन मीन्स जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। 2 कार्बन की चेन मीन्स जैसे हम 2 CH3 ग्रुप को जोड़ देते हैं, इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर
एक H होगा केवल और 2 कार्बन की चेन जुड़ी होंगी, वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी कार्ब कैटायन। अब इनको हमें लेना है तीसरे नंबर पे। फिर थर्ड कंडीशन क्या है इनकी, टर्शरी कार्ब कैटायन। हम इनको स्टडी कर रहे हैं कार्ब कैटायंस को। तो यहां पर थे प्राइमरी, यहां हो गए सेकेंडरी कार्ब कैटायन। अब आता है टर्शरी। टर्शरी कार्ब कैटायन मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कोई भी H नहीं होगा और उसके साथ में 3 जुड़ेंगी कार्बन की चेन, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बोकैटायंस। टर्शरी कार्बोकैटायंस में जो शेप होगी वो एक तरह से प्लेनर होगी। ये सिंपल में 3 बॉन्ड यहां भी बन रहे हैं। तो कार्बोकैटायंस अधिकतर कंडीशन में देखा है कि इनमें जो कार्बन है वो एक है, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरह से प्लेनर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब आता है इनका कंपैरिजन, कौन कितना स्टेबल होता है, कौन कितनी जल्दी बनेगा। तो यहां पर कार्बोकैटायंस के लिए तीनों में जो कंपैरिजन है उनकी स्टेबिलिटी है ऑफ कार्बोकैटायंस, वो है यहां पर जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे यानी एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन और सबसे कम होगा एक ऐसा कार्बोकैटायन जिसके पास 2 H है। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस है यहां पर इनकी स्टेबिलिटी टर्शरी में सबसे ज्यादा है। इट मींस ये जो मॉलिक्यूल बॉन्ड होगा जिसमें 3 R है और C में एक X मॉलिक्यूल है, ये सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके ये बनाएगा इस इंटरमीडिएट को। तो इसके जहां पर भी ये कंपाउंड होगा, जहां पर भी कैटायन होगा जिनसे बनेगा कंपाउंड से, वो हाईली रिएक्टिव होंगे। ये सबसे कम रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन 4 क्यों है ये मोर और ये क्यों है लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी जो इनकी है वो इस ऑर्डर में है और इसका कारण है प्लस आई इफेक्ट। पहला पॉइंट, प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है सेंटर की तरफ। तो यहां पर जितने भी R ग्रुप हैं इनके पास है प्लस आई इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करके ये खुद पॉजिटिव नेचर में आएंगे और यहाँ इसका पॉजिटिव फील्ड खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट के कारण जितने भी एल्काइल ग्रुप लगे होंगे ये एल्काइल ग्रुप कार्बन के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं, एक की बजाय कई पोजीशन तक उनको पॉजिटिव सेंटर्स को फैला देते हैं और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर केवल 2 R ग्रुप है तो ये इसके पॉजिटिव फील्ड को कम करने की क्वालिटी इनकी कम हो गई, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक तरह से पॉजिटिविटी इस कार्बन की कम होती जाएगी इन R के कारण, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। दूसरा रीजन हम ये भी ले सकते हैं, वो है हमारा जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर ये R ग्रुप CH3 हो, ये R ग्रुप CH3 हो तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी ऐसा हो सकता है क्योंकि H रिलीज होगा और वहां पर जब CH3 अटैच्ड है CH पर पॉजिटिव पर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो एक H है वो फ्री हो सकता है, CH2 ये बन जाएगा माइनस, इसका H हो जाएगा पॉजिटिव, यहां हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये बॉन्ड दोनों मिलके बना देंगे एक डबल बॉन्ड, तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया। तो जितने ज्यादा ये CH3 ग्रुप अटैच होंगे R के बजाय, इस तरह से हम टर्शरी कह सकते हैं। यहां पर 3 अल्फा H है, यहां पर 3 अल्फा H है, यहां पर 3 अल्फा H है, टोटल ये बना सकता है 9 स्ट्रक्चर्स, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। यहां पर अगर ये R की जगह हम CH3 लेते हैं तो ये बना सकता है 7, तो ये सेकेंडरी टाइप का है। यहां पर अगर हम लेते हैं CH3 यानी कि
हाइपर कॉन्जुगेशन को समझाने के लिए। तो रीजन पहला है प्लस आई इफेक्ट, नंबर 2 आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहां पर जरूरी है प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। अल्फा एच होना मतलब कि जिस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास जो कार्बन अटैच्ड है उस पे एच है। इट इज अल्फा एच, इट इज अल्फा एच। तो यहाँ पर अल्फा के 3 एच हैं, यहाँ पर अल्फा के 3 एच हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में इसका जो एग्जांपल नेक्स्ट हमने लिया है उसमें टोटल बनेंगे 9 स्ट्रक्चर्स ये, और एक वो ऑटोमेटिकली है तो टोटल 10 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ये ऑलरेडी है, यहाँ पर बनेंगे 3 से और 3 से, और एक ये खुद है तो यहाँ टोटल बनेंगे नए 6, और टोटल मिला के हो जाएंगे 7 स्ट्रक्चर्स। टोटल मिला के यहाँ हो जाएंगे 7 स्ट्रक्चर्स। तो 6 है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स और एक है इसमें जो मॉलिक्यूल आयन ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। यहाँ पर टोटल बनेंगे 3 + 1 टोटल 4, यहाँ बनेंगे 9 + 1 टोटल 10। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनके जो कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्राइमरी सबसे कम स्टेबल, सेकेंडरी उनसे ज्यादा स्टेबल, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा सेंटर, तीसरा पॉइंट जो कि हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट है रेजोनेंस भी हो सकता है। रेजोनेंस कब होगा? जब ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जैसे यहां पर है कोई, किस ग्रुप को ले सकते हैं पॉजिटिव सेंटर की फॉर्म में, कोई जो है कार्बन है और ये CH2+ की फॉर्म में है, तो ये इसके साथ में पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। तो यहां पर इस ग्रुप की जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू रेजोनेंस। तो इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कहां प्रेजेंट है, लेकिन हमें सबसे जरूरी जानना है कि अगर सिंपल कार्बोकेटायन बन रहे हैं टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, प्राइमरी सबसे कम होंगे। तो रीजन हमारे पास अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग है। एलिफेटिक कंपाउंड्स में जो कि ओपन चेन होते हैं वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट है, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसपे एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच्ड है, तो वहां पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। जहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है तो वहां पर रीजन होगा रेजोनेंस। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी है प्राइमरी सबसे कम, सेकेंडरी उससे ज्यादा और टर्शियरी सबसे ज्यादा। अब हम लेके चलेंगे सेकेंड, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। नेक्स्ट इज द कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज ऑन कंपाउंड और आयन और मोलिक्यूल on ion with कार्बन सेंट्रल एटम। यहां पर कार्बन सेंट्रल एटम हो और उसमें नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम कहेंगे कार्ब एनायन। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में CH3, यहां पर OH- ने अटैक किया, माइनस वाले ने, इसको क्वालिटी क्या होगी, एक पॉजिटिव को ढूंढने की। तो यहां पर जो CH3 है इसको हम इस पर लिख सकते हैं CH3CH2H। तो ये जो है इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा, H+, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा और बन जाएगा ये H2O+, CH2- CHO। इट इज कार्ब एनायन, इट इज कार्ब एनायन। तो हम इनको कहेंगे ऐसे आयंस नेगेटिवली चार्ज जिनमें की सेंट्रल एटम कार्बन है। और ये एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे ज्यादा बनते हैं क्योंकि वहां की जो रिएक्शंस हैं उनमें ये नेगेटिवली चार्ज जो कि न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अटैक करते हैं और इस तरह से बनाते हैं कार्ब एनायंस। अब कार्ब एनायन भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इनके टाइप देखिए और उनकी स्टेबिलिटी। कार्ब एनायंस, टाइप्स ऑफ कार्ब एनायंस, और इसका रीजन है ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी।
यानी कि एक सिंपल वे में जिस कार्बन पे माइनस चार्ज है उसके पास दो H है, इज प्राइमरी, दो R हो और माइनस चार्ज हो सेकेंडरी, और टर्शरी जब 3 कार्बन की चेन हो और कार्बन जिस पे नेगेटिव सेंटर है वो उस पर कोई भी H नहीं है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे यहाँ पर और टर्शरी सबसे कम होंगे। क्यों होंगे, ये इसका रीजन हमें लेना है कि इसका भी कारण है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि हम सिंपल वे में ले सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कार्बन है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि इनके पास नेगेटिव फील्ड है, लेकिन ये जो आर ग्रुप है ये देखो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, इसकी तरफ रिलीज करेंगे, तो इसके नेगेटिव फील्ड को और ज्यादा नेगेटिव कर देंगे। मींस जो नेगेटिव ऑलरेडी है उसी पे और इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज कॉन्सेंट्रेट द नेगेटिव चार्ज ऑन द सेम एटम, उसी एटम पर ये नेगेटिव फील्ड को और कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन में इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, दीज कॉन्सेंट्रेट the negative charge on the negatively charged atom, negatively charged atom, जो नेगेटिवली चार्ज ऑलरेडी है उसी को ही और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके कारण से यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्वालिटी की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो जहां पर भी प्राइमरी कार्बो एनायंस बनेंगे उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी उन कंपाउंड्स की, ताकि इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बने, और जहां टर्शरी बनेंगे वहां पर सबसे कम होगी। अब आते हैं थर्ड टाइप के इंटरमीडिएट, दीज आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स ये भी एक इंटरमीडिएट है जो कि होमोलिटिक स्प्लिटिंग के दौरान बनते हैं, और यहां पर होगा सेंट्रल एटम जो कि कार्बन होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड या हम कह सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको कहेंगे फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन है, H को लेते हैं तो H फ्री रेडिकल है, लेकिन अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स को लेते हैं तो मिथाइल फ्री रेडिकल, इट इज इथाइल फ्री रेडिकल, CH3 CH3 और CH ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी नेचर का फ्री रेडिकल। तो जब सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है यहाँ पर, उनके पास नॉर्मल वे में हम इनको भी फ्री रेडिकल ही कहेंगे क्योंकि जनरल एटम्स है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम यहाँ पर कार्बन को सेंट्रल एटम लेके चलेंगे और इनमें होगा एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सभी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सभी कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें पढ़ना है फ्री रेडिकल्स के टाइप्स। इनको हमें लेना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी फ्री रेडिकल जिनमें कि जिस कार्बन पे ओड इलेक्ट्रॉन है उसके पास मिनिमम 2H है, हम इसको ये भी कह सकते हैं CH3। उसके बाद हम लेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जिसमें कार्बन पे ओड इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 कार्बन की चेन है, ये मिनिमम एग्जांपल हमने लिया है CH3 का, R भी हो सकता है, इसको हम RCH2 कहेंगे, इसको हम R2CH कहेंगे, और तीसरा हो सकता है CH3, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं
3 कार्बन की चेन है और उसके पास और इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लिख सकते हैं एज R3C। तो दीज आर टर्शरी फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह से इंटरमीडिएट बन सकते हैं जब भी कोई बॉन्ड टूट रहा है। जैसे CH3 एक मॉलिक्यूल है, सिंपल कंपाउंड ROOR, R की चेन में अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, इट इज परऑक्साइड। तो जब भी ये स्प्लिट होगा वो इस तरह से टूट के आएगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया? RO फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल होमोलिटिक स्प्लिटिंग के दौरान बन सकते हैं। Cl एंड Cl जब हम सनलाइट में इसको रखते हैं तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं और दोनों बन जाते हैं 2Cl फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल जब हम कार्बन कंपाउंड में स्टडी करते हैं तो यही कंपाउंड किस तरह टूटेगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरह से फ्री रेडिकल बनेंगे। जैसे जब भी कोई फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो वो भी होमोलिटिक स्प्लिटिंग ही शो करेगा। जैसे CH4, इस पे अगर फ्री रेडिकल Cl अटैक करता है तो इसमें से भी इसका जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से शो किया जाएगा H। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 तो रह जाएगा फ्री रेडिकल और H एंड Cl मिलकर बना देंगे एक मॉलिक्यूल। तो बन गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो किस तरह से बनते हैं ये फ्री रेडिकल्स? इस तरह से बॉन्ड टूटने के कारण। अब इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है? यहाँ पर जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स हैं फिर ये ज्यादा स्टेबल है, इनको हम इनका ऑर्डर है नीचे से लिखते हैं, दीज आर मोर स्टेबल। ये सबसे कम है और इसका एक कारण है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ सबसे मेन कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्या है ये हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक CH3 और CH2 ये फ्री रेडिकल हमारे पास है, ये है अल्फा कार्बन, इसके पास प्रेजेंट है अल्फा H। तो सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे तीनों H को अलग अलग। समझने के लिए हमारे पास है ये मॉलिक्यूल इस तरीके से। सबसे पहले इस बॉन्ड में जो स्प्लिटिंग होगी कैसे होगी, किस तरह से ये स्प्लिटिंग करेगा। ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां बन जाएगा ये CH2 जिसमें हमने अभी इंडिकेट किया था, ये 2 H इसके साथ जुड़े हुए हैं और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये H हो गया फ्री रेडिकल के साथ, तो एक H फ्री हुआ। अगली कंडीशन में क्या होगा, अब ये H जुड़ा रहेगा, ये H जुड़ा रहेगा और यहाँ पर जो H है थर्ड वाला वो फ्री हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिंगल, दोनों मिलकर बनाते हैं डबल बॉन्ड। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है, इनको भी इंडिकेट कर सकते हैं हम ऐसे। अभी हमारे पास ये वाला जो H है वो भी फ्री हो सकता है, तो CH2 यानी कि C के पास जो बाकी H है वो कौन कौन से जुड़े रह गए, ये वाले, और ये हो गया CH2। तो जितने ये अल्फा H होंगे उतने ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर बने टोटल, ऑलरेडी खुद ये एक है, 3 और बन गए, तो टोटल कितने बन गए, 4 स्ट्रक्चर्स बन गए, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स और एक और खुद से ही जो प्रेजेंट है वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 3 बनेंगे, खुद ये एक है, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। अगर यही CH3 हो, अब कितने H हो सकते हैं फ्री केवल, तो ये CH3 तो लगा ही रहेगा। यहां पर इसके पास अब इसमें से कोई फ्री नहीं हो सकता क्योंकि ये बीटा नंबर है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये CH3 जुड़ा ही रहेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां कितने स्ट्रक्चर बने केवल, जब ये प्राइमरी टाइप का था इसमें 2 बने एक्स्ट्रा। अब हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसपे CH2 था इसके ऊपर 2 CH3 हो, तो सेकेंडरी कंडीशन में हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेकेंडरी मतलब एक CH3 ये है और एक CH3 यहां पर है, तो ऐसी कंडीशन में ये हो गया सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में कितने हो सकते हैं, अल्फा कितने H है, अल्फा H है 3, कितने 3 अल्फा H है, यहां भी 3 अल्फा H है।
तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 और 3 6 और प्लस 7, तो 6 प्लस 7, 6 प्लस 1 7 टोटल स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। हम लेते हैं टर्शरी को। टर्शरी का मतलब है जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके पास 3 अल्फा एच है, तो अल्फा एच कितने हैं यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर कितने हैं 3 अल्फा एच, यहाँ पर कितने हैं 3 अल्फा एच। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे, एक एक करके ये रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, नया स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ टोटल बनेंगे 9 प्लस 1 स्ट्रक्चर। यहाँ पर बनेंगे 6 प्लस 1 7 स्ट्रक्चर। तो जिसमें जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे टोलुइन है, CH3 प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसके स्टेबिलिटी को भी वो बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। तो ये था इसमें इंटरमीडिएट्स, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड अटैकिंग रिएजेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। जो भी पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं पिछले वीडियो में, इसमें इन पॉइंट्स को साथ साथ लेके चलिए और आगे जो हम अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।